चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज मैं वेस्टर्न थिंकर्स में से जो अभी तक मैंने आपको प्लेटो के संबंध में जो भी सिद्धांत थे उसके संबंध में मैंने सारे के सारे व्याख्यान आपको यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, प्लेटो मार्क्सवादी था कि नहीं था उसके बारे में विचार, प्लेटो फासीवादी था उसके बारे में विचार, और प्लेटो के सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है। आज हम बात करेंगे प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। इस पर प्रश्न क्यों उठाया गया? क्योंकि यूनान में 3 विचारक हुए हैं। एक का नाम था सुकरात, दूसरे का नाम था प्लेटो और तीसरे का नाम था अरस्तु। सुकरात के 2 शिष्य थे, एक प्लेटो और दूसरा अरस्तु। और प्लेटो का एक शिष्य था, वो था अरस्तु। दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्लेटो, अरस्तु और इन दोनों के ऊपर कौन है? सुकरात। प्रारंभिक तौर पर यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो दार्शनिक था यूनान में वो था सुकरात, जो कहा करता था सद्गुण ही ज्ञान है। बहुत अच्छा दार्शनिक था, वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान थी। उस सुकरात के जो 2 शिष्य थे और सबसे नीचे वाला जो शिष्य था जिसको अपन अरस्तु बोलते हैं, आखिर सुकरात को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों नहीं कहा गया? प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों नहीं कहा गया? अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा गया? जबकि गुरु शिष्य परंपरा में यदि देखा जाए तो सबसे निचले पायदान पर कौन आता है? अरस्तु आता है। अरस्तु के बाद को ऊपर कौन आता है? प्लेटो आता है। प्लेटो के ऊपर कौन आता है? सुकरात आता है। समझ में आना? यदि इस क्रम को यदि देखा जाए तो इस क्रम की दृष्टि से सबसे ऊपर कौन है? सुकरात है। तो राजनीति विज्ञान का जनक किसको होना चाहिए? सुकरात को होना चाहिए। लेकिन सबसे नीचे जो है उसको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। ठीक है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है? हम एक एक व्यक्ति को समझते हैं, है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे सुकरात की। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? प्लेटो। और तीसरे नंबर पर कौन है? अरस्तु। सुकरात यूनान का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक माना जाता है। यूनान कोई देश नहीं था, यूनान एक संगठित समूह था जिसमें लगभग 800 से 1000 नगर राज्य थे और प्रत्येक नगर राज्य की अपनी राजनीतिक व्यवस्था थी, अपना विधि विधान था, अपना संविधान था, अपना शासन था, उनकी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। ठीक है। सामान्यतः अपन यूनान में 2 नगर को फेमस रूप से जानते हैं। सबसे पहले एक एथेंस और दूसरा स्पार्टा, है ना। इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक का रहने वाला था प्लेटो, दूसरे का रहने वाला था अरस्तु। वो प्लेटो और दूसरे में रहता था सुकरात। और दोनों को जो शिष्य थे उनका गुरु सुकरात, वो भी एथेंस का ही था। क्लियर ना। तो इस प्रकार से अपन जो नगर राज्य थे यूनान में, अपन एथेंस और स्पार्टा को ही मानते हैं। लेकिन यदि अध्ययन किया जाए तो लगभग 800 से 1000 नगर राज्यों का उल्लेख आता है। जो अपन कहते हैं कि अरस्तु ने 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसने पॉलिटिक्स नाम की कृति लिखी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय 800 से 1000 लगभग नगर राज्य थे जो यूनान के अंतर्गत आते थे। ठीक है। और उस यूनान में जो अलग अलग संविधान थे, अलग अलग राज्य व्यवस्थाएं थी, अरस्तु ने उन सबका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने राजनीति नाम की कृति लिखी। ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है? सुकरात। आपको पता होगा कि सुकरात को जहर दे दिया गया था। सुकरात को जहर दे दिया गया था और जहर देकर उसको क्या कर दिया था? मार दिया था। वजह क्या था? सुकरात एक बहुत अच्छा शिक्षा दार्शनिक था। अपन इसको शिक्षक भी बोल सकते हैं। एक विद्वान था, है ना। विद्वान था, एक चिंतक था। यूनान में सुकरात से बड़ा कोई भी विद्वान पैदा नहीं हुआ, है ना। लेकिन सुकरात
जो दार्शनिक था, जो शिक्षा देने का प्रचार कर रहा था, जो लोगों के अंदर अज्ञानता को दूर करने की कोशिश कर रहा था, जिसका उद्देश्य था कि उस समय जो नगर राज्य थे उसमें जो अज्ञानता का अंधकार था, जो लोग कुरीतियों में फंसे थे, जो परंपरा में फंसे हुए थे, जो राष्ट्र की चेतना से नहीं जुड़े हुए थे, उन सारे के सारे लोगों के अंदर एक शिक्षा देने की उसने कोशिश की। लेकिन उसका वो शिक्षा देने का जो पवित्र उद्देश्य था, उस उद्देश्य को उस समय की शासन व्यवस्था ने राजद्रोह माना। राजद्रोह क्यों माना? क्योंकि वहां उस समय एक लोकतंत्र था, और लोकतंत्र ये वाला नहीं था जो हमारे भारत में है। उस समय जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र को कहा जाता है लॉटरी लोकतंत्र। मतलब लॉटरी के आधार पर व्यक्तियों को निकाला जाता था और उनके द्वारा फिर शासन किया जाता था। अपन ये कह सकते हैं कि योग्य नहीं, अयोग्य व्यक्तियों का शासन था। तो जब अनपढ़ और अयोग्य और बुद्धिहीन लोगों के हाथ में यदि सत्ता की कमान होगी, तो क्या वो योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों को ग्रहण कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ में आना? अर्थात सुकरात क्या कर रहा था कि उस समय जो अज्ञानता थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था। उस समय जो शासन व्यवस्था को लेकर जो विकृतियां थी, जो शासन व्यवस्था के द्वारा विकृतियां फैलाई जा रही थी, उनको दूर करने की कोशिश कर रहा था। एक प्रकार से लोगों को जागरूक करने का, उनके अंदर चैतन्यता जागृत करने की कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था? सुकरात। इस सुकरात के पवित्र काम को उस समय की जो लोकतंत्री व्यवस्था थी, जो लॉटरी के आधार पर चुनी गई थी, जिसमें अयोग्य, अक्षम और बुद्धिहीन लोग बैठे थे, उन्होंने क्या माना कि सुकरात किसके खिलाफ काम कर रहा है? शासन के खिलाफ काम कर रहा है। अर्थात वो क्या हो गया? राजद्रोह। जब आप शासन के खिलाफ कोई काम करते हैं तो उसको राजद्रोह कहा जाता है, और जब देश के खिलाफ काम करते हैं तो उसको कहा जाता है देशद्रोह। तो सुकरात के उस पवित्र काम को, सुकरात के उस पवित्र भाव को, उसके पवित्र कार्य के लिए क्या माना गया कि ये राजद्रोह कर रहा है, अर्थात राज्य के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए इस इल्जाम की वजह से सुकरात को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया, और जहर देकर उसको मार दिया गया। जिस समय सुकरात को जहर दिया जा रहा था, उस समय प्लेटो और अरस्तु दोनों राज भवन में उपस्थित थे। प्लेटो रो रहा था, अरस्तु रो नहीं रहा था। प्लेटो को खुश नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु को यदि जहर दिया जाएगा तो कौन खुश होगा। लेकिन प्लेटो तो फूट फूट के रो रहा था। अरस्तु की आंखों में भी नम्रता थी, नम था, दुख था, कष्ट था। लेकिन प्लेटो ने यह कहा कि इस जहर देखे आप सुकरात को तो मार दोगे, लेकिन सुकरात के विचारों को नहीं मार पाओगे। उसके सिद्धांत हमारे मृत्यु के बाद भी क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। समझ में आना? तो सुकरात को जब जहर दे दिया गया और उसको मार दिया गया, जहर का प्याला जब उसको पिलाया गया, तो प्लेटो और अरस्तु दोनों दुखित हुए। प्लेटो सबसे ज्यादा हुआ, और प्लेटो के मनोमस्तिष्क पर सुकरात की मृत्यु का इतना जबरदस्त नेगेटिव प्रभाव पड़ा कि उसने एथेंस और स्पार्टा छोड़ दिया और एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। यूनान के नगर राज्यों में भ्रमण करता रहा, घूमता रहा, चिंतन करता रहा। लेकिन जब उसने ये सोचा कि यदि हम एथेंस और स्पार्टा को छोड़ देंगे तो इससे क्या फायदा होगा, जिन्होंने जहर दिया है उनका तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आज सुकरात को जहर दिया है, कल किसी दूसरे को दे देंगे, तो क्या करना चाहिए। तो प्लेटो वापस आया, उसने कहा सुकरात के जो सिद्धांत थे, सुकरात के जो विचार थे, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और प्लेटो ये मानता है कि सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने जो अपना राजनीतिक दर्शन दिया, वो कहता कि ये राजनीतिक दर्शन हमारा नहीं है, हमारे अंदर से कौन बोल रहा है? सुकरात की आत्मा बोल रही है। समझ में आया ना? क्या मान रहा है प्लेटो? प्लेटो कहता है कि सुकरात मरा नहीं है। सुकरात कहाँ है? उसके अंदर, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में। समझ में आया ना? अर्थात वो ये कहता है कि हमारे अंदर से जो विचार निकल रहे हैं वो हमारे नहीं है, वो किसके हैं? सुकरात के। समझ में आना? तो सुकरात ने कहा सद्गुण ही ज्ञान है। हाँ बताओ। हाँ कर दो, अजय ले तो लो। सद्गुण ही ज्ञान है, किसने कहा था? प्लीज। हाँ जी जी जी, सुकरात ने क्या कहा था? सद्गुण ही ज्ञान है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सुकरात ने क्या कहा? सद्गुण ही ज्ञान है। सिर्फ क्या बात की? सद्गुण ही ज्ञान है। और उसने ये कहा कि शासन एक कला है, शासन एक
कला है। अब देखिए, कला है, दो सिद्धांत दिए, शासन एक कला है और दूसरा सद्गुण ही ज्ञान है। ये सद्गुण शब्द क्यों आया? ये सद्गुण शब्द क्यों आया? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर गुण है ना, सभी के पास गुण है, लेकिन गुण में और सद्गुण में क्या अंतर है? यदि आपके अंदर अच्छे गुण हैं और यदि उन अच्छे गुणों का आप सदुपयोग करते हैं तो वो क्या है? सद्गुण। लेकिन यदि आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं लेकिन उसका आप दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते, तो उसको क्या कहेंगे अपन? दुर्गुण, अवगुण जिसको कहते हैं। ठीक है, प्लेटो ने कहा था कि समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है साहसी और तीसरा होता है वह व्यक्ति जो तृष्णा में विश्वास करता है, लोभ लालच में विश्वास करता है, जो क्षुधापूर्ति में विश्वास करता है। किस में विश्वास करता है? क्षुधापूर्ति में विश्वास करता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्लेटो क्या कहना चाह रहा है? प्लेटो कह रहा है कि व्यक्ति के अंदर 3 गुण है। क्या, कौन कौन सा गुण है? ज्ञान, दूसरा साहस और तीसरा गुण कौन सा है? क्षुधापूर्ति। मतलब जो अपन कहते हैं समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक वो जो खाने के लिए जीते हैं और एक वो जो जीने के लिए खाते हैं। होता ना ऐसा? तो प्लेटो की दृष्टि में जो खाने के लिए जीते हैं वो कौन है? वो क्षुधापूर्ति करने वाले हैं, मतलब उपभोगवादी, जिनका यश कीर्ति वैभव, जिनको अपनी इंद्रियों की इच्छाएं करनी है, ये सारे के सारे लोग, इस वर्ग को कहा जाता है क्षुधापूर्ति वाला योग। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया उसने समाज को? 3 भागों में। एक कौन? ज्ञानी, दूसरा साहसी और तीसरा क्षुधापूर्ति वाला, है ना, जिसके अंदर हमेशा लोभ और लालच बना रहता है। ठीक है, कहां से लेके आया वो? सुकृत से, सुकरात से। सुकरात ने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है। समझ में आना? तो प्लेटो किस चीज को निकाल रहा है कि समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। ज्ञान सद्गुण है, कब? जब ज्ञान का सदुपयोग किया जाए। साहस सद्गुण है, कब? जब उसका सदुपयोग किया जाए। और तीसरा क्षुधापूर्ति, अर्थात जो क्षुधापूर्ति में विश्वास करते हैं, यदि वो गुण का सदुपयोग करते हैं, अर्थात समाज के लिए उत्पादन का काम करते हैं, उद्योग व्यापार व्यवसाय का काम करते हैं, तो वो उसके लिए क्या है? वो सद्गुण है। क्लियर न? जब अपन प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि ज्ञानी जो लोग होंगे वो शासन का काम करेंगे, अर्थात वो शासक बनेंगे। ठीक है, और वो कहता है जो साहसी लोग होंगे, जिनके पास साहस गुण है, वो क्या काम करेंगे? सैनिक बनेंगे, अर्थात हमारे देश की रक्षा करेंगे। और तीसरा जो क्षुधापूर्ति में विश्वास करते हैं, ऐसे वर्ग के लिए वो कहता है कि वो उत्पादन का काम करेंगे, उद्योग करेंगे, व्यवसाय करेंगे, खेती किसानी करेंगे, मजदूरी करेंगे। और किसके लिए काम करेंगे? वो पूरे राज्य के लिए। समझ में आया ना? अर्थात शासक उत्पादक का काम नहीं करेगा और उत्पादक शासक का काम नहीं करेगा। साहसी सैनिक का काम करेगा, शासक का और उत्पादक का काम नहीं करेगा। अर्थात प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांट के कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर उसको क्या दे दिया? काम भी निश्चित कर दिए कि कौन क्या काम करेगा। समझ में आया ना? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या होता है? इलाज करना। यदि वो जिस ज्ञान से ईश्वर ने उसको पूरी भरपूरी से उसके अंदर डाल दिया, और यदि उसका काम इलाज करना है और यदि वो इलाज ना करे तो वो गुण उसका क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। यदि वो थोड़े बहुत पैसे लेके यदि करता है तो अच्छी बात है, भाई कमाना तो सबके लिए है। लेकिन यदि वो पैसों की लालच में, पैसों के लोभ में यदि कोई पैसा नहीं दे पाता है और उसका इलाज ही ना करे, कई गरीब लोग होते हैं जो इलाज करने जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो डॉक्टर कहते चलो बाहर निकल जाओ। समझ में आना? तो ये क्या हो गया? अवगुण हो गया। समझ में आना? प्लेटो ने किस चीज को तवज्जो दी, किस बात को उठाया उसने कहा सुकरात के सद्गुण के लिए। समझ में आना? अर्थात प्लेटो की दृष्टि में सद्गुण ही न्याय है और सुकरात की दृष्टि में सद्गुण ही ज्ञान। अर्थात इस सद्गुण से सुकरात ने क्या निकाला? ज्ञान। और प्लेटो ने क्या निकाला? न्याय। समझ में आना? अब तीसरी बात करते हैं मैं अरस्तु की। अरस्तु कहता है कि सद्गुण ही ना तो ज्ञान है और ना न्याय है। वो कहता है कि न्याय
विधि में देखा जा सकता है, संविधान में देखा जा सकता है, शासन में देखा जा सकता है। अर्थात ये दोनों न्याय को कहां ढूंढ रहे थे? व्यक्ति के अंदर। और ये अरस्तु कहां ढूंढ रहा है? बाहर। समझ में आना? अब देखिए क्या खेल हो गया। तीन लोग, सुकरात गुरु, ये दोनों शिष्य, और दोनों में कितना बड़ा अंतर कि ये न्याय को कहां ढूंढ रहा है? अंदर, व्यक्ति के अंदर, और ये अरस्तु न्याय को कहां ढूंढ रहा है? बाहर। समझ में आना? इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्लेटो था आदर्शवादी। क्या था? प्लेटो आदर्शवादी था। अपन इसको कल्पनावादी भी कह सकते हैं, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। देश और दुनिया में कहीं भी प्लेटो के आदर्श सिद्धांतों को व्यवहारिकता प्राप्त नहीं हुई। दुनिया के कोई भी देश में आप चले जाइए, किसी भी देश में आपको ये नहीं मिलेगा कि न्याय व्यक्ति के अंदर हो। न्याय विधि विधान, संविधान, कानून व्यवस्था में, न्यायपालिका में, शासन में, नियमों में, अधिनियमों में, इसी में ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। क्लियर ना? तो इस प्रकार से प्लेटो क्या था? आदर्शवादी था और काल्पनिक था। और इसने जो पद्धति का उपयोग किया उसको कहा जाता है निगमनात्मक। क्या कहते हैं इसको? निगमनात्मक, है ना? दो प्रकार की पद्धतियां होती है, एक निगमनात्मक और दूसरी आगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति के लिए वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है और निगमनात्मक पद्धति को आदर्शवादी पद्धति कहा जाता है। समझ में आना? क्लियर ना? अर्थात प्लेटो की क्या थी? तीन चीजें थी। सबसे पहला वो आदर्शवादी था, दूसरा काल्पनिक था, पद्धति कौन सी थी? निगमनात्मक थी, और पूरी तरह उसने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वह आदर्शवादी थे। एक दर्शन दिया उसने, अपना चिंतन दिया है, उसने अपनी सोच दी है कि ऐसा राज्य होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए, है ना? और सुकरात ने भी दर्शन दिया, सिर्फ सिद्धांत दिए उसने कहा सद्गुण ज्ञान है, और उसने कहा कि शासन एक कला है, लेकिन उसने व्यवहारिक दर्शन नहीं दिया। तो सुकरात और प्लेटो इसलिए राजनीति विज्ञान के जनक नहीं बन पाए क्योंकि ये तीनों आदर्शवादी थे, काल्पनिक थे और निगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया करते थे। ठीक है, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरस्तु आदर्शवादी नहीं था, ठीक, कल्पनावादी नहीं था, निगमनात्मक पद्धति का उपयोग नहीं किया। तो क्या किया उसने? आगे बढ़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अरस्तु की। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु आदर्शवादी नहीं था, आदर्शवादी नहीं था, नहीं था, है ना? तो क्या था? यथार्थवादी था, यथार्थवादी था। अरस्तु क्या था? यथार्थवादी था। यथार्थवादी का मतलब होता है रियलिटी। उसने राजनीति में ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो दूसरे देशों ने व्यवहारिक रूप से अपने देश में अपनाए। ठीक है, लेकिन प्लेटो की राजनीतिक सिद्धांतों का देश और दुनिया में कहीं भी कोई व्यवहारिक प्रयोग हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो आदर्शवाद का मतलब को क्या होता है? क्या होना चाहिए, है ना? ये चाहिए शब्द जब जुड़ जाता है, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये क्या हो गया? आदर्श। अब सत्य बोले अथवा ना बोले, हमेशा अहिंसावादी होना चाहिए। अब हम रहें अथवा ना रहें, समझ में आना? तो ये प्लेटो के सिर्फ चिंतन था, उसके सिर्फ सिद्धांत थे, उसके अपने विचार थे जो उसने दिए हैं, और वो चाहिए पर आधारित थे। और आदर्शवाद में के बाद विपरीत जो यथार्थवादी होता है वो उसका क्या होता है? चाहिए नहीं, चाहिए शब्द नहीं होगा, क्या होगा? क्या है ना? क्या है। ठीक है, क्लियर ना? क्या अंतर समझ में आया? अब आप एक चीज विचार करने योग्य है कि प्लेटो ने लगभग 20 वर्ष तक, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अरस्तु ने लगभग 20 वर्ष तक किसके अधीन शिक्षा अर्जित की? प्लेटो के।
प्लेटो के अधीन रहते हुए उसने 20 वर्ष तक शिक्षा अर्जित की। 20 वर्ष कम नहीं होते। 20 वर्ष मतलब आपकी लगभग 1/3 आयु आपने कहाँ निकाल दी? शिक्षा अर्जित करने में निकाल दी। किसके अधीन? प्लेटो के। बावजूद इसके प्लेटो के ऊपर अरस्तु का बिल्कुल भी प्रभाव, अरस्तु के ऊपर प्लेटो का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। आप समझ रहे हैं बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? जिस शिष्य ने किसी गुरु के अधीन 20 वर्ष तक शिक्षा अर्जित की और जब वो एकेडमी से निकला तो उसने मालूम सबसे पहला किसका विरोध किया? प्लेटो के सिद्धांतों का। प्लेटो ने अपने राजनीतिक दर्शन में जितने भी सिद्धांत दिए उन सारे के सारे सिद्धांतों को संशोधित किया। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को संशोधित किया, प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को संशोधित किया, प्लेटो का दार्शनिक शासक के सिद्धांत को संशोधित किया, उसके शिक्षा सिद्धांत को संशोधित किया, सारी की सारी चीजें उसको संशोधन कर दिया। समझ में आना? इसका मतलब क्या हुआ कि अरस्तु एक बेवफा विद्वान था। समझ में आना? किसका? प्लेटो का। लेकिन यदि सोचिए आप, यदि ये अरस्तु प्लेटो के ही रास्ते पर चलता, जैसा सुकरात प्लेटो के रास्ते पर चला, और यदि ये अरस्तु भी प्लेटो के रास्ते पर चलता, तो हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहते। इसका मतलब क्या होगा कि यदि आप लीक से हटके चलोगे, भीड़ से अलग चलोगे, तो ही आप अपनी खुद की पहचान बना पाओगे। आपको अपने अलग रास्ते निकालना चाहिए, अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए, अपना अलग मनोविज्ञान रखना चाहिए, अपने अलग नजरिया रखना चाहिए। समझ में आना? कहा करते हैं कि सृष्टि दृष्टि का खेल है। सृष्टि क्या है? दृष्टि का खेल है। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। सृष्टि मतलब कोई लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, सृष्टि का मतलब होते पूरे हम ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। क्लियर ना? तो इस प्रकार से प्लेटो के अंडर में इसने क्या 20 वर्ष तक अध्ययन किया, लेकिन जब 20 वर्ष के अध्ययन के बाद जब एकेडमी से बाहर आया तो उसके बारे में कहा जाता है कि अरस्तु आदर्शवादी नहीं था, वो क्या था? यथार्थवादी था। क्यों था? कैसे कह सकते हैं अपन यथार्थवादी था? सबसे पहली बात कि अरस्तु ने कहा कि न्याय व्यक्ति के अंदर नहीं है, न्याय व्यक्ति के अंदर नैतिकता में नहीं है। न्याय कहाँ है? बाहर। विधि, विधान, संविधान। न्याय एक निर्णय, अर्थात शासन व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, शासन व्यवस्था के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पारित किए जाते हैं, जो नियम विधि विधान होते हैं, आचार संहिता होती है, इनका पालन करना ही न्याय है। समझ में आना? दूसरी यथार्थ, प्लेटो कहा करता था कि जो ज्ञान गुण से संपन्न होगा, 50 वर्षों तक शिक्षा अर्जित करेगा, वही दार्शनिक शासक बनेगा। ठीक? और वो जो दार्शनिक शासक है वो किसी विधि विधान से कंट्रोलिंग नहीं है, वो विधि विधान से कहां है? ऊपर है। क्यों है? इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी है। समझ में आना? अरस्तु कहता है कि दार्शनिक शासक विधि और विधान से बंधा हुआ है। दार्शनिक शासक अपने ज्ञान से नहीं, अपने विधि विधान और संविधान के अकॉर्डिंग शासन करेगा। अंतर आ गया ना दोनों में? तीसरी बात, प्लेटो साम्यवाद की बात करता है कि शासक और सैनिक के लिए वो संपत्ति और परिवार से वंचित कर देता है, लेकिन अरस्तु सैनिक और शासक को संपत्ति से वंचित नहीं करता, उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति भी देता है, व्यक्तिगत परिवार भी देता है, क्योंकि वो मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है और समाज से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समझ में आया ना? एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी प्रेरणा यदि कोई होती है तो वो उसका परिवार होता है। और दूसरी बात, ज्ञान यदि उसके पास है तो वो किसके लिए काम करेगा? संपत्ति के लिए काम करेगा। संपत्ति से वंचित कर दो तो वो काय को काम करेगा? किरकिंदराओं में जाकर गुफाओं में बैठ जाकर तपस्या करने लगेगा वो तो, है ना? तो एक व्यक्ति की जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो दो ही चीजें होती हैं, एक तो संपत्ति और दूसरा उसका परिवार। और प्लेटो इन दोनों से वंचित कर देता है। तो अरस्तु ने क्या कर दिया? दोनों से वंचित नहीं किया, उसने शासक और शासक सैनिक के लिए दोनों चीजें दी, सीमित दी लेकिन दी। समझ में आना? तो इस प्रकार से प्लेटो का जो अरस्तु का जो सिद्धांत है वो क्या है? यथार्थवादी है। इसके बाद यदि देखा जाए तो वो एक नागरिकता के संबंध में बात करता है कि नागरिक कौन होना चाहिए,
है ना। वो क्रांति के बारे में बात करता है, संविधानों का वर्गीकरण भी करता है, विधि विधान की बात करता है, विधि के शासन की बात करता है। ये सारी की सारी जितनी भी अवधारणा है वो सब आधुनिक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो आदर्शवादी था और अरस्तु क्या था, यथार्थवादी था। एक बात हो गई। दूसरी बात, प्लेटो ने किस पद्धति का अपनाया, निगमनात्मक, और अरस्तु ने आगमनात्मक। आगमनात्मक मतलब इसको कहा जाता है वैज्ञानिक पद्धति। अरस्तु राजनीति विज्ञान में पहला विद्वान था जिसने राजनीति में आगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया, पहला विद्वान था। यही वजह है कि इसने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। और मुझे लगता है कि राजनीति की जो वैज्ञानिकता की जो शुरुआत होती है वो अरस्तु से ही होती है। समझ में आया ना। तो निगमनात्मक पद्धति, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि निगमनात्मक पद्धति काल्पनिक और एक आदर्शवादी पद्धति है, लेकिन आगमनात्मक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। समझ में आया ना। आजकल जितने भी अनुसंधान होते हैं वर्तमान में वो सारे के सारे वैज्ञानिक पद्धति से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक पद्धति को भी अपनाया जाता है, तुलनात्मक पद्धति को अपनाया जाता है, प्रयोग भी किए जाते हैं, पर्यवेक्षण भी किया जाता है और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जिस समय आप बीए फर्स्ट ईयर में रहे होंगे उस समय शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, राजनीति को विज्ञान कहा जा सकता है या विज्ञान नहीं कहा जा सकता, ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें जो हम राजनीति को विज्ञान कहते हैं तो उसके पीछे वजह ये है कि राजनीति का अध्ययन कैसे किया जाने लगा है आगमनात्मक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से। जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितनी भी समस्याएं का अध्ययन किया जाता है, जितने भी नवाचार हो रहे हैं वर्तमान में या होते चले आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें इसी पद्धति पर आधारित है। तो इस प्रकार से इस पद्धति को देने का श्रेय किसको देते अपन, अरस्तु के लिए। तो पहली बात क्या हो गई कि वो यथार्थवादी था। दूसरा क्या हो गया, आगमनात्मक था। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कि अरस्तु ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। नैतिक अर्थात राजनीति और नैतिकता ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। जैसे मैकियावेली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। मैकियावेली कहा करता था कि राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें हैं, है ना। उसने राजनीति को अलग कर दिया, धर्म को अलग कर दिया। ठीक है, जब अपन लोक प्रशासन में जाते हैं तो लोक प्रशासन का जनक किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, क्यों कहा जाता है उनको जनक, इसलिए क्योंकि उन्होंने लोक प्रशासन को राजनीति से अलग कर दिया था। इसका मतलब क्या होगा कि जो लीक से हटके काम करेगा वही पहचान का हकदार होगा और जो परंपराओं में चलेगा वो हकदार नहीं होगा। यहां भी वही बात हो गई। मैकियावेली ने राजनीति को क्या किससे अलग कर दिया, धर्म से। और महात्मा गांधी ने क्या किया था, जोड़ दिया था। हमारे रामायण और महाभारत काल से क्या चल रहा था कि राजनीति और धर्म एक ही चीज है। क्लियर ना। अरस्तु कहता है कि राजनीति और नैतिकता ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। समझ में है ना। नैतिकता, अरस्तु कहा करता है कि जो राज्य का जो अस्तित्व है वो व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए है। अच्छा जीवन क्या है, अच्छा जीवन क्या है, व्यक्ति का लक्ष्य। और राजनीति क्या है, साधन। अर्थात व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए काम करने के लिए राजनीति क्या है, एक साधन। समझ में आना। तो नैतिकता, हर व्यक्ति चाहता है कि हम श्रेष्ठ रहें, हम श्रेष्ठ कार्य करें, हमारे पास श्रेष्ठ संसाधन हो, हमारे श्रेष्ठ कार्य हो, सारी की सारी चीजें श्रेष्ठ हो। और उनके लिए साधन के रूप में कौन काम करता है, राजनीति। और अभी तक क्या कहा जाता है कि राजनीति और नैतिक शास्त्र दोनों क्या है, एक ही। इसने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। समझ में आना। तो इस प्रकार से अरस्तु को तीन वजह, एक आदर्शवाद नहीं था, यथार्थवादी था, इसने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, और दूसरा नैतिकता और राजनीति को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये मुख्य पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां पर अरस्तु प्लेटो से और सुकरात से बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये तीन विधाओं की वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चौथी बात, उसने संविधान का वर्गीकरण किया।
संविधान का वर्गीकरण किया मतलब, अब यहाँ एक चीज को समझने की जरूरत है कि शासन और संविधान दोनों चीजें अलग अलग हैं। शासन और संविधान, सामान्यतः संविधान अपन ये मानते हैं कि किसी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया हो, जैसा अपने भारत में हुआ है ना। 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया और उस संविधान के द्वारा हमारे देश का पूरा शासन चलाया जाता है। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि हमारे देश का शासन संविधान से चलता है कि शासन से चलता है? संविधान से चलता है। कौन चलाता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, उसको अपन क्या कहते हैं? शासन। अर्थात वो जो शासन हमने नियुक्त किया है, जो हमने निर्वाचित किया है, वह संविधान के अकॉर्डिंग फिर देश को चलाने की कोशिश करता है। क्लियर ना? यही अंतर है ना दोनों में, शासन में और संविधान में। अरस्तु ने संविधान और शासन को लगभग एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया, एक ही अर्थ में। उसका मतलब संविधान का मतलब शासन, समझ रहे हैं ना? हम और आप शासन और संविधान को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। लेकिन प्लेटो ने, वो अरस्तु ने इनको शासन का जो अर्थ निकाला है वो संविधान के तहत ही है। वो कहता है कि एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और सभी व्यक्तियों का शासन। एक, कुछ, सभी। ठीक है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का शासन। जब एक व्यक्ति का शासन होगा तो उसको क्या कहेंगे? राजतंत्र। ठीक है, और एक व्यक्ति यदि राज्य के अनुकूल उद्देश्य, यदि एक व्यक्ति शासन कर रहा है और यदि वो विधि विधान से काम कर रहा है, राज्य के हित में काम कर रहा है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो वो अरस्तु कहता है वो राजतंत्र है। लेकिन यदि वही व्यक्ति कुछ समय बाद राज्य सत्ता का उपयोग, विधि विधान का उपयोग जन कल्याण के लिए ना करके, देश के लिए ना करके, खुद के हित के लिए काम करना शुरू कर दे, किसके लिए? खुद के हित के लिए काम करना शुरू कर दे, तो वो राजतंत्र राजतंत्र नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा? निरंकुश तंत्र। क्या बन जाएगा? निरंकुश। क्या बदला? व्यक्ति बदला क्या? नहीं बदला ना, व्यक्ति तो वही है। क्या बदल गया? उसके काम करने के तौर तरीके बदल गए। एक समय तक था जब तक वो ठीक ठाक काम कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? जब सत्ता उसके हाथ में आ गई, परिपक्व हो गया, तो उसने राज सत्ता का अपने हित के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो अरस्तु कहता है कि कुछ नहीं बदला, उसकी सोच बदल गई, उसका उद्देश्य बदल गया, और उसका उद्देश्य बदला तो वो एक व्यक्ति क्या बन गया? निरंकुश बन गया। समझ में ना? आपने हमारे देश में भी देखा होगा, भारतीय लोकतंत्र में भी देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे वादे, बहुत अच्छी अच्छी लॉलीपॉप, बहुत अच्छी अच्छी बातें, पवित्र उद्देश्य, पवित्र कार्य आपके सामने रखे जाते हैं। कब? जब चुनाव होते हैं, वोट मांगने के लिए। और जब आप वोट दे देते हैं, चुन जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, और जब वो शपथ लेते हैं ना, शपथ के दौरान भी आपसे क्या कहते हैं? बैठ जाओ, दे दो, कोई को भी दे दो, ले ले बेटा। और जब शपथ लेते उसके बाद जब क्षेत्र में आते तो कहते हैं कि क्या कहेंगे वो? हम आप ही के लिए काम करेंगे, आपने हमें चुना है। जाओ तो दद्दा। ठीक है, क्या कहेंगे वो? कितने समय तक कहेंगे? जब तक कि वो शासन व्यवस्थाओं को पूरी तरह समझ ना ले। और जब समझ जाते हैं तो फिर आपको नहीं पहचानते हो। हमारे यहाँ एक विधायक को, सांसद को चुनने के बाद 5 साल तक यदि वो आपके हित में काम करता है, तब भी विधायक और सांसद बोलते हैं, है ना? आप नाम तो परिवर्तित नहीं कर सकते कि वो 1 साल तो उसने अच्छा काम किया, 4 साल वो अपनी पेटी भरता रहा, तिजोरी भरता रहा, अपने हित में काम करता रहा, अपने राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। तो क्या आपने उसका नाम बदला? नहीं बदला। अरस्तु ने क्या कर दिया? नाम बदल दिया। राजतंत्र कब तक है? जब तक वो पवित्र उद्देश्य से काम कर रहा है। कुछ समय बाद वो अपने आप को चेंज कर लेता है, जहां से मानसिकता बदली, दृष्टि बदली, नजरिया बदला, काम करने के तौर तरीके बदले। क्या बदल गया? उद्देश्य। अब उसका उद्देश्य
अब उसका उद्देश्य क्या हो गया? शासन के हित में काम नहीं करना, अपने हित में काम करना, और वो क्या बन गया? निरंकुश। ठीक है, अब निरंकुश जब वो काम करना शुरू कर देगा तो वो कब तक काम करेगा निरंकुश के लिए? कुछ समय के लिए। फिर उसकी मानसिकता बदलेगी, क्योंकि मनुष्य क्या है? चंचल प्राणी है ना, परिवर्तित प्रकृति होती है मनुष्य की, पत्ते की तरह कुलठाई खाता है ना। सुबह सुबह कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और हो जाता है, शाम तक कुछ और रात में तो पूरे बिगड़ जाता है, होता है ना ऐसा, है ना। तो जब सारी की सारी प्रवृत्ति हमारी 24 घंटे बदलती रहती हैं, तो हम एक शासक को उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक जैसा रहे हमेशा, है ना। तो निरंकुश तंत्र के बाद फिर उसकी प्रवृत्ति बदलेगी, जनता फिर उसके पक्ष में काम करना शुरू करेगी, और जब ये बदल जाएगा ना, तो फिर राष्ट्र निरंकुश तंत्र कहां पहुंच जाएगा? कुलीन तंत्र बन जाएगा। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र एक अच्छे उद्देश्य से काम करेगा, इसके बाद फिर इसकी मानसिकता चेंज होगी, तो ये कुलीन तंत्र बन जाएगा धनिक तंत्र। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उद्देश्य के लिए है, और ये दोनों चीजें क्या है? जब वो उद्देश्य से भटक जाता है। धनिक तंत्र की बात फिर वो उद्देश्य में आएगा, है ना। तो वो कहता है कि ये बन जाएगा प्रजातंत्र, क्योंकि सभी का शासन हो जाएगा। पहले हमने एक को देखा, फिर कुछ को देखा, फिर सभी को देखा, और सभी लोग क्या बन जाएंगे? प्रजातंत्र। और जब ये प्रजा अपने हित में काम न करके, वो जनता के हित में काम न करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर देगा, तो ये प्रजातंत्र क्या बन जाएगा? भीड़तंत्र। अर्थात अरस्तु ने पहला ऐसा विद्वान था जिसने संविधान का वर्गीकरण कर दिया। एक्चुअली ये शासन का वर्गीकरण है, लेकिन अरस्तु इसको क्या कहता है? संविधान का वर्गीकरण। देश और दुनिया में एक भी ऐसा विद्वान नहीं रहा जिसने संविधान का वर्गीकरण किया हो, लेकिन अरस्तु ने, चूंकि राजनीति विज्ञान जो उसकी महत्वपूर्ण कृति है, उसने संविधान का वर्गीकरण किया, और उसने उद्देश्य और अउद्देश्य, मतलब उद्देश्य से बाहर निकल के काम करना, दोनों के आधार पर उसने शासन को डिवाइड कर दिया। तो ये चौथा कारण इसका है जिसके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला कारण क्या था? आदर्शवाद, यथार्थवादी था। दूसरा, उसने आगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया। तीसरा, उसने हाँ नैतिकता को अलग अलग कर दिया। और चौथा, उसने संविधान का वर्गीकरण किया। पांचवी जो चीज है, उसने नागरिकता को परिभाषित किया। नागरिकता, नागरिकता समझते हैं ना? भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है? जन्म के आधार पर। अपन कहते हैं हमारे देश में जो पैदा हो गया वो भारत का नागरिक है। तो क्या जन्म के द्वारा व्यक्ति को नागरिकता मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। अरस्तु ने एक बहुत प्यारा सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है दास प्रथा। दास प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा, है ना। दास, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वामी और दूसरा दास। एक मालिक, एक सेवक। उस सेवक को अपन क्या कहते हो? दास। और दास के ऊपर कौन है? स्वामी। स्वामी कौन है? शक्तिशाली लोग। लेकिन यहां दास की परिभाषा ये नहीं है। हर व्यक्ति अरस्तु की दृष्टि में दास है। हर व्यक्ति कौन? वो जो खुद के बुद्धि विवेक से काम ना करके दूसरे के बुद्धि विवेक से काम करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? दास। सुन लो जागृति, क्या कहा उसने? जो खुद के बुद्धि विवेक से काम न करके दूसरे के बुद्धि विवेक से काम करे, उसके लिए क्या कहते हैं? दास। अरस्तु दो प्रकार के, दो भागों में बांट देता है। एक वो दास होता है जो प्रकृति से है, प्रकृति से मंद बुद्धि है। कई बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं, कई मंद बुद्धि होते हैं, कई मूर्ख होते हैं, कई होशियार हो जाते हैं, कई बल सबल होते हैं, कई कमजोर होते हैं। सब प्रकार के लोग होते हैं, बचपन से होते हैं ना। तो वो जो निर्बल लोग होते हैं वो बेचारे किसके अधीन रहेंगे? सबल के। तो वो सारे के सारे लोग क्या है? दास। अरस्तु दासों के लिए नागरिक नहीं मानता। मनुष्य तो मानता है लेकिन नागरिक नहीं मानता। एक बात,
दूसरा वो ये कहता है कि नागरिकता सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। क्या कह रहा वो? जो शासन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, सिर्फ वही नागरिक होंगे, बाकी कोई नागरिक नहीं होगा। अर्थात अरस्तु के नगर राज्य में अधिकांश लोग अनागरिक हैं, जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं है, और जो नागरिक नहीं है वो सारे के सारे लोग दास हैं। ठीक। अब अरस्तु कहता कि न्याय किसको मिलना चाहिए, दास को कि नागरिक को? तो वो कहता कि नागरिक को। संपत्ति किसके पास होना चाहिए, दास के पास कि नागरिक के पास? नागरिक के पास। स्वतंत्रता किसको मिलना चाहिए, दास को कि नागरिक को? नागरिक को। समानता किसको मिलना चाहिए, दास को कि नागरिक को? नागरिक को। कितना बड़ा अंतर कर दिया उसने। मतलब उसने तो पूरी शल्य चिकित्सा कर दी, पोस्टमार्टम ही कर दिया उसने। कर दिया कि नहीं कर दिया? उसने कहा, अरस्तु ने कहा कि नागरिक वही होगा जो शासन कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। ठीक है। हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति को मतदाता बना देते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी की, अब वो बुद्धिमान है, मंद बुद्धि है, मूर्ख है, होशियार है, कैसा है, ये हम नहीं देखते। 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो मतदाता, भले उसको राजनीति के बारे में एबीसीडी ना आए, है ना, कुछ नहीं समझता। 80% लोग ऐसे लोग मतदान करते हैं जिनको बारे में राजनीति के बारे में एबीसीडी नहीं पता, है ना। और जो जिनको पता है वो मतदान करने नहीं जाते, है ना। जिनको पता है वो मतदान करने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि एक वोट मूर्ख दे रहा और एक बुद्धिमान देगा। हम और मूर्ख में क्या अंतर है ना, होता है ना ऐसा। तो यहाँ अरस्तु ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया अपने राजनीतिक सिद्धांत में, नागरिकता का सिद्धांत। क्लियर ना। तो ये 5वीं वजह है जिसकी वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। छठवीं जो परिस्थिति है वो है क्रांति संबंधी विचार। क्रांति, अभी तक आप लोग क्रांति किसे मानते थे? एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई है ब्रिटेन में, नाम सुना होगा आपने। एक अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, चाइना की क्रांति हुई, 1857 की भारत में क्रांति हुई, है ना। एक औद्योगिक क्रांति हुई, है ना। कई प्रकार की क्रांति, ये सारी की सारी क्रांति क्या है, इनमें कहीं ना कहीं लड़ाई हुई ना, युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, है ना। हमने जो हमारे ऊपर सत्ता थी उनके खिलाफ आंदोलन किए, रक्त बहाया, सारे के सारे उत्पात किए, संवैधानिक भी और असंवैधानिक भी। उसको अपन क्या कहते हैं, क्रांति। अरस्तु की दृष्टि में ये क्रांति नहीं है, तो क्या है? प्रश्न उठना चाहिए, तो क्या है क्रांति? क्रांति का मतलब होता है कि शासन और शासन व्यवस्था में यदि आंशिक परिवर्तन भी होता है, आंशिक मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा, तो वो भी क्रांति है। हम तब क्रांति मानते हैं जब सत्ता बदल जाती है, कहते हैं ना, जब सत्ता बदल जाएगी तो हम क्रांति मानेंगे। भाई अमेरिका की जो 1776 में क्रांति हुई, उसमें क्या सत्ता बदल गई? फ्रांस में जो 1789 में क्रांति हुई, वहां पर सत्ता बदल गई, लुई में चला गया। 1917 में जो रशिया की क्रांति हुई, उसमें जारशाही शासन चला गया, साम्यवादी स्थापना हुई। चाइना में 1949 में जो क्रांति हुई, उसमें भी सत्ता बदल गई। भारत में भी 1857 की क्रांति से स्टार्ट हुआ, 1947 में अंग्रेज भाग गए, सत्ता बदली क्रांति के बल पे। तो अपन लोग क्या मानते हैं कि सत्ता में परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु क्या कह रहा है? अरस्तु कह रहा है कि आंशिक परिवर्तन, आंशिक संशोधन भी क्रांति की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ संविधान में संशोधन किया जाता है तो अपन कहते हैं संविधान में संशोधन हो गया। अरस्तु से पूछा जाएगा कि क्यों भाई भारत में संविधान में संशोधन हुआ, तो वो कहेगा नहीं, संशोधन नहीं, क्रांति हुई। समझ रहे ना बात के लिए? तो इस प्रकार से जो भी संविधान के वर्गीकरण में देखा कि राजतंत्र से निरंकुश तंत्र आ गया, कैसे आया? क्रांति से आया, है ना। निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र आया, कैसे आया? क्रांति से आया। कुलीन तंत्र से वापस धनिक तंत्र में पहुंचे, कैसे आया? क्रांति से आया। धनिक तंत्र से फिर कायस में आ गए, प्रजातंत्र में, क्रांति से। उसके बाद भीड़ तंत्र में आ गए, क्रांति से। भीड़ तंत्र के बाद फिर चेंज होगा व्यवस्थाएं,
और वो कहां पहुंच जाएगी, फिर वो पहले नंबर कहां, राजतंत्र, भीड़ तंत्र से फिर राजतंत्र आएगा, फिर राजतंत्र से फिर निरंकुश तंत्र, ये सर्किल चलता रहता है, ये सर्किल चलेगा। इसी को तो कहा जाता है संविधान का वर्गीकरण। क्लियर ना? तो इस प्रकार से क्रांति के संबंध में भी उसके यूनिक विचार हैं, इसकी वजह से भी हम इसको लिए राजनीति विज्ञान का जनक कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन चारों के संबंध में भी यूनिक विचार दिए जो प्लेटो और सुकरात से बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, इसकी वजह से भी हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कह सकते हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो अरस्तु एक ऐसा शिष्य था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर ना तो सुकरात का प्रभाव पड़ा और ना ही प्लेटो का प्रभाव पड़ा। 20 वर्षों की अध्ययन करने के उपरांत जब उसने अपनी राजनीति नाम की कृति लिखी तो उसने 158 देशों का, जो समय देश नहीं नगर राज्य थे, मैंने आपको पहले बताया कि यूनान कोई देश नहीं था, एक संगठित समूह था, उसमें लगभग 1000 नगर राज्य थे। और अरस्तु क्या कहता है, राजनीति की उत्पत्ति कहां से हुई, नगर राज्य से हुई। हर नगर राज्य का अपना विधि विधान होता था, अपना संविधान होता, अपनी कानून व्यवस्था होती थी, सारी की सारी चीजें बिल्कुल अलग होती थी। तो उसने 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसने राजनीति नाम की कृति लिखी। तो उसने जो अपना दर्शन दिया वो व्यवहारिक आधार पर दिया, अर्थात जहां पर व्यवहारिक रूप से नगर राज्यों में शासन व्यवस्थाएं चल रही थी उसके आधार पर उनका एनालिसिस करके, उन पर अनुसंधान करके उसने अपने मौलिक विचार दिए। लेकिन प्लेटो ने जो विचार दिए वो सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाया। समझ में आया ना? इसलिए प्लेटो और सुकरात की जो धारा थी वो एक थी और अरस्तु की धारा दोनों से डिफरेंट थी। तो चूंकि ये डिफरेंट धारा थी इसके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।